Hello everyone. Hello. हेलो सर। सर आपकी आवाज एको कर रही है। हाँ, एक मिनट। अभी हेलो। हेलो। यस सर। अब आवाज आ रही है? जी सर। ओके, एक और भी खत्म हो गया शायद। चलिए। ठीक है, पहले तो ये बताइए, पहले तो आप लोग ये बताएं क्या हालचाल है आप लोगों के। सर ठीक है सर, आप बताइए। बस सर। तो कोरोना हो गया। आपको कोरोना हो गया? अरे, कब हो गया? कल आई थी रिपोर्ट और हुआ 2-3 दिन, 4 दिन हो गए। अच्छा, तो अभी क्या हाल है आपका? मतलब वीकनेस वगैरह या क्या क्या सिम्टम है? है सर, सब है, ऐसे हेडेक रहता है, फीवर रहता है, पर ठीक है, हेडेक? इतना झेल सकते हैं। अच्छा, हेडेक हो रहा है मगर टॉलरेट हो सकता है, मतलब वो बियरेबल है। कभी कभी हो सकता है, कभी कभी नहीं हो पाता। या कभी कभी तेज होता है हेडेक? हम्म। अच्छा, नहीं, अल्लाह आपको जल्दी ठीक करे। Get well soon. ऑब्वियसली गेट वेल सून। चलो, तो अभी मतलब आप पढ़ लेंगी? हाँ टिशा। सर, बिल्कुल पढ़ लूंगी। Dedication. हाँ। हाँ, डेडिकेशन तुम भी सीखो। डेडिकेशन तो सीखो, और साथ साथ ये कोशिश करो कि मतलब थोड़ा सेफ रहने की, कोशिश कर सकते हैं। सेफ रहेंगे या नहीं रहेंगे हमें नहीं पता। तो बेसिकली थोड़ा सा प्रिवेंशन लेने की कोशिश की जाए, बस यही हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज प्रिवेंशन लेने की कोशिश करें आप लोग। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोशिश करें। बाकी होना होगा नहीं होना होगा वो तो खैर किसी को नहीं पता। तो इसलिए बस कोशिश करो ताकि आप को ये दिक्कत ना आए, या किसी को भी, चाहे मैं हूं या आप हो। एनीवेज, तो सर चलिए, इस दुखद घटना के साथ, इस दुखद न्यूज के साथ, मतलब इस सैड न्यूज के साथ और इस सैड इंसिडेंट के साथ अपन भारी मन से, मतलब विथ हेवी हार्ट, आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में मुझे पहले तो ये बता दीजिए कि लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंचे थे। सर कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म के 2 क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, कूलम्स लॉ के 2 क्वेश्चन किए थे वेक्टर फॉर्म में। चलो ठीक है, ठीक है सर। तो
कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग और देखेंगे कि सर हमसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली चीज तो है सर कि हमसे हो पा रहा है या नहीं, द पॉइंट इज दैट। तो चलिए सर कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूं फिलहाल। तो मान लो कि ये कोई सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इस पे हमने कोई स्फीयर रख दिया बेटा, एंड दिस स्फीयर व्हिच इज केप्ट ऑन दिस सरफेस इज फिक्स्ड। ये वाला जो स्फीयर है वो इस वाले सरफेस पे फिक्स्ड है। और मान लो आप कि इस वाले फिक्स्ड सरफेस पे जो ये स्फीयर रखा हुआ है इसका कुछ मास है। लेट दैट मास बी इक्वल टू, कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, let that be equal to 0.4 gram. This is the mass of the sphere which is kept on the surface. और just above this sphere आपने एक दूसरा स्फीयर यहाँ पे रख दिया है, just above this sphere ये एक दूसरा स्फीयर है, ठीक है। Although we will not require the mass of the lower body, तो इसको हटा ही देता हूं मैं। एक काम करो कि आप ऐसा अज्यूम कर लो कि इस लोअर वाले स्फीयर पे there is a charge and let that charge be equal to 4 माइक्रोकूलम। ये इस पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ऊपर वाला जो स्फीयर इसके जस्ट ऊपर रखा हुआ है हवा में। आई विल एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन, डोंट वरी, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस ऊपर वाले स्फीयर का मास मान लो कि द मास ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू 0.4 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ द स्फीयर एंड दैट इज 0.4 किलोग्राम। सर दूसरा पॉइंट ये है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन इज 20 मिलीमीटर। अब देखिए पहले हम क्वेश्चन समझते हैं सर। क्वेश्चन हम इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं कि बेसिकली है क्या। आपको ये समझ में आ रहा होगा ये एक सरफेस है, इस पर एक स्फीयर रखा हुआ है, यहाँ पर एक स्फीयर है, और दूसरा स्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, एंड दैट द सेकंड स्फीयर इज इन एयर। मतलब ये जो दूसरा वाला स्फीयर रखा हुआ है वो हवा में, ये दूसरा वाला स्फीयर हवा में है, एयर में। बेटा अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे रिलीज करो तो वो हमेशा नीचे आता है, लेकिन जब तक मैंने इसको पकड़ा हुआ है वो नीचे नहीं आ रहा। और आपको मालूम है कि सर ये नीचे आता है ड्यू टू इट्स वेट। मतलब इसका जो mg है वो इसको नीचे की तरफ खींचता है। और अगर सर ये नीचे नहीं आ रहा है इसका मतलब है सर कोई तो mg को बैलेंस कर रहा है, मतलब कोई तो एक फोर्स है जो mg के को अपोज कर रहा है। देयर इज सम फोर्स व्हिच इज अपोजिंग mg। इसका मतलब अगर आपको किसी भी बॉडी को एयर में रखना है सच दैट कि वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव ना करे, तो उस केस में यू विल हैव टू बैलेंस दैट mg। और mg से बैलेंस करने के लिए आप ये कर सकते हो कि दूसरी वाली बॉडी को पकड़ के रख सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि उसको टाई इट टू द स्ट्रिंग, है ना, मतलब धागे से बांध के छत से लटका दो तो भी वो नीचे नहीं आएगा। या इस तरह की कुछ चीजें कर सकते हो, या इस तरह के कुछ काम कर सकते हो। बट यहां पर पॉइंट ये है बेटा कि मैं इसको ना तो पकड़ के रख रहा हूं, ना तो मैं इसको धागे से बांध रहा हूं, मतलब आई एम नॉट कनेक्टिंग इट टू स्ट्रिंग एंड आई एम नॉट अटैचिंग इट टू द सीलिंग, कुछ नहीं कर रहा। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इसको एयर में छोड़ दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे आएगा until and unless its mg is balanced by some another force। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि यहां पर अगर हम फोर्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो वी कैन डू ओनली वन थिंग, कि भाई नीचे वाला जो स्फीयर है वो चार्ज्ड है, तो अगर ऊपर वाले स्फीयर को भी आप चार्ज कर दो तो नीचे वाला स्फीयर लेट मी कॉल दिस एज ए एंड ऊपर वाला स्फीयर लेट मी कॉल दिस एज बी, इन दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग सकता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग सकता है। अब आपको कौन सा फोर्स चाहिए दैट यू विल हैव टू डिसाइड कि वेदर। अच्छा बीच बीच में मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है? यस सर, मुझे तो नहीं दे रही, यस सर, बाकियों को शायद दे रही हो। Yes, a bit lagging. मैंने रिज्वाइन इसलिए किया था, मुझे लगा कि मेरा नेट चला। अच्छा आप लोगों की आवाज मुझे क्लियर आ रही है? हाँ सर, सभी की कट रही है थोड़ी दूर। हाँ मतलब कट रही है सर, सभी लोगों को कटा हुआ आ रहा है। सभी को कटा रहा है। क्या करें? फिर एक बार ही हम भी रिजॉइन करके देखते हैं। हाँ करके देखिए। सो उसके बाद आप फिर से समझा दीजिए क्वेश्चन है। हाँ हाँ मैं दोबारा समझा दूँ।
जिसने डिस्कनेक्ट किया था वो रिकनेक्ट हो गए? यस सर, आ गए। यस सर। ठीक है, अभी देखो तो अभी भी कट रही है क्या आवाज? नहीं सर, अभी नहीं नहीं कट सर, रही। अभी तो नहीं कटी। आप बोलिए फिर, अगर चलो फिर कटेगी से तो। कोशिश करते हैं। सर मैंने ये बोला कि ये एक स्फीयर है जो यहाँ पर फिक्स्ड है, और दूसरा वाला स्फीयर इसके ऊपर रखा है, एंड इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर बॉडी, मतलब वो हवा में इसको हम सिर्फ छोड़ रहे हैं। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में छोड़ दें तो वो नीचे आएगा अंडर इट्स इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। mg का इफेक्ट लगेगा तो वो नीचे आएगा बेटा। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यू वांट टू कीप इट एट रेस्ट इन एयर, तो उस पे जो mg लग रहा है उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा बाय द अपवर्ड फोर्स। ठीक है, आना बोलो। यस सर। तो बेटा यहां पर फिर कट रही है सर। आमना की सिर्फ आवाज, आमना के लिए सिर्फ कट रहा है या बाकियों का भी कट रहा है? मतलब आवाज कट रही है आमना या बाकी सबका? हेलो? लैग हो रहा है। आवाज जा रही है मेरी अभी? हेलो? आवाज ही नहीं जा रही क्या? भाई ये क्या है? चलो अब तक सही है, शुक्र। माइक कौन है और क्या? डरा दिया मुझे। नहीं बताना था ना, फिर हमने एक गाना गाती अच्छा होगा, फिर बाद में पता चल। नहीं, शुक्र है बता दिया लेकिन मैं डर बहुत तेज गई, मेरे हाथ से पानी गिर गया। सर आएंगे? मेरा मन कर रहा है मैं भी लीव कर दूं, बाद में वीडियो लेक्चर मांग लूंगी। मेरे पास तो कोई काम है नहीं, तो मैं बैठी रहूंगी। भाई मैं यार तो कितना बनाना शेक पी रही हूँ। दिल्ली में सारे स्कूल बंद हो गए और एक हमको देखो, स्कूल की शिफ्ट अलग, रात की शिफ्ट अलग। रात की कौन सी शिफ्ट? यहाँ पे रात की शिफ्ट नहीं चल रही है ना, यहाँ पे रात की शिफ्ट बंद कर दी है। अरे मतलब कि ये क्लासेस ऑलमोस्ट यहीं पर शाम को ही होती हैं, मेरा तो 7 बजे तक होती है ना, तो ऑलमोस्ट शाम समझ लो। अच्छा। हाँ, मेरी भी जामिया में दोपहर की क्लासेस होती है, पर अभी तो बंद हो रखे हैं स्कूल। यार तुम्हारा कितना सही है यार। निष्कर्ष सर छुट्टी हो गई? और क्या पता निष्कर्ष सर ना हो यहाँ पे, तू बोले चली जा रही है। सर हैं, सर हैं, पक्का। ओ, सर आ गए।
जी बच्चों, सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, बेसिकली नेटवर्क कुछ इशू हो गया था। हेलो, अब मत कहना कि आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? थैंक यू। अब देखो, फिर से क्वेश्चन मेरा अभी भी वही है जो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, वही क्वेश्चन अभी भी है। बेटा आपको अगर ये दिख रहा हो तो मैं आपको फिर से बताऊं। मैंने ये बोला है कि ये जो बॉडी बॉडी कह लो या ए कह लो, स्फीयर ए, इट इज फिक्स्ड ऑन द सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बेटे फिक्स्ड है, और इसके ऊपर ना आपने एक दूसरा स्फीयर रख दिया है। ठीक है बेटा, अगर दूसरे स्फीयर को मैं रिलीज करूं तो वो नीचे गिरेगा। गिरेगा या नहीं? हाँ ना बोलो बेटा मेरा लाल। यस सर। ओके, सर गिरेगा तो, पर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। स्फीयर नहीं दिख रहा है आपको? सर मुझे सिर्फ ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। सबको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है या इसी बच्ची को दिख रही है? एवरीवन काइंडली रिस्पॉन्ड। सबको ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है या इसी बच्चे को दिख रहा है सिर्फ? सर आपने वीडियो ऑन करी है क्या? वीडियो तो ऑन है, वीडियो भी नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों को? सर लैग हो लैग हो रही है? अब क्यों लैग हो रही है? दिखाई दे रहा हूं मैं? सर। हम्म सर मेरे को लगता है सर हम्म कनेक्शन कट रहा है मेरा। सर मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ना आप ना स्क्रीन ना ऑब्जेक्ट, वो जो अभी डायग्राम था वो भी नहीं दिखाई। अभी पर अभी भी नहीं सर। एक मिनट सर, आपकी आवाज, एक मिनट सर बोल रहे हैं। अभी दिखाई दे रहा हूं Yes, sir, you are visible. जी। Yes, sir. अच्छा, अभी दिखाई दे रहा हूं। अब मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं, देखिए अभी दिखाई दे रहा है या नहीं। अब दिखाई दे रहा हूं या स्क्रीन दिख रही है आपको? सब दिख रहा है सर। अब सब दिख रहा है, थैंक यू। Yes, sir. चलो, तो देखो फिर से मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। यार ये क्वेश्चन हो गया, बवाल हो गया। पिछले आधे घंटे से हम इसी क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एक स्फीयर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसके ऊपर हमने दूसरा स्फीयर रख दिया। इस स्फीयर का नाम है ए, इस स्फीयर का नाम है बी। ठीक है बच्चों? अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो नीचे वाला स्फीयर है इस पे कुछ चार्ज है, चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम। कुछ हद ठीक है, से नहीं रहा। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मुझे अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। अच्छा, आमना आपको सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा बेटा? यस सर, सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है लगता है। हम्म आपके नेटवर्क में नहीं, शायद मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। आपके साइड पे कुछ इशू है इसका मतलब। बाकियों को दिखाई दे रहा है? बाकी जो बच्चे हैं एक बार और हाँ ना बोल दो। Yes, sir. Yes, वेरी sir, गुड सब दिख बेटा। रहा है। आमना एक बार फिर से देखो, ट्राई करो जरा। अच्छा, ये जो दूसरा वाला स्फीयर है बी, इसका कुछ हम मास ले लेते हैं। मास ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू 0.2 ग्राम है। इसका मास 0.2 ग्राम है, ऐसा मान लेते हैं। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, लेट दैट बी 20 मिलीमीटर। इन दोनों के बीच का सेपरेशन 20 मिलीमीटर। बेटे स्फीयर बी कहाँ रखा हुआ है, पहले तो ये बताओ। बताओ स्फीयर बी कहाँ है? एयर में, हवा में। हवा में। बहुत बढ़िया। और नीचे वाला स्फीयर बेटा फिक्स्ड है। ऊपर वाला स्फीयर हवा में, नीचे वाला स्फीयर फिक्स्ड। अगर ऊपर वाला स्फीयर हवा में और नीचे वाला स्फीयर फिक्स्ड है, तो एक बात तो ऑब्वियस है बेटे कि ये वाला जो बी स्फीयर है वो तो नीचे गिरेगा ना। बी स्फीयर तो 100% नीचे गिरेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। बी स्फीयर हमेशा नीचे गिरेगा क्योंकि वो हवा में है। तो अगर बी स्फीयर को आप चाहते हो कि बी स्फीयर रेस्ट में रहे। अच्छा, पहली बात, बी स्फीयर नीचे क्यों आएगा? तो आप सबको पता है कि बी स्फीयर पे एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है mg, एंड ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ mg दिस बी स्फीयर विल कम डाउन। ठीक है? नहीं आई बात समझ में? इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? फोर्स mg का।
तो बेटा अगर आप चाहते हो कि ये नहीं गिरे तो आपको क्या करना पड़ेगा? व्हाट यू सपोज टू डू? हाँ बच्चे, क्या करोगे? क्या हो गया? हेलो? हेलो टीशा? यस सर। बेटा क्या करना पड़ेगा? अनुष्का? सर इसे इक्वल करना पड़ेगा। इक्वेट करना पड़ेगा, मतलब फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा विदाउट एनी डाउट। तो अगर आप फोर्स को बैलेंस करना चाहते हो तो फोर्स को बैलेंस करने के लिए क्या करें? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इस फोर्स को अगर मुझे बैलेंस करना है तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, हम कैसे बैलेंस करें? तो देखो, अगर ये एक चार्ज है जिसपे इसका चार्ज Q है और एक दूसरा चार्ज है, अगर मैं इस पे भी कोई पॉजिटिव चार्ज दे दूं तो इसका मतलब है ऊपर वाला और नीचे वाला इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। ऊपर वाले पे जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा वो बेटे ऊपर की तरफ होगा। और अगर ये फोर्स ऑफ रिपल्शन इस mg के बराबर हो गया तो आपको नहीं लगता कि Fe और mg अगर एक दूसरे के बराबर हो गए तो ये ऊपर वाला विल रिमेन एट रेस्ट इवन इन द एयर, राइट? मतलब अगर आपको mg को बैलेंस करना है तो यू नीड टू बैलेंस इट बाय सम फोर्स। अब वो फोर्स लगाने के लिए आपके पास कोई स्ट्रिंग नहीं है, वो फोर्स लगाने के लिए आपके पास ना तो कोई स्ट्रिंग है और ना ही आपके पास कोई दूसरा और ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन है कि नीचे वाला स्फीयर चार्ज्ड है, ऊपर वाले स्फीयर को भी चार्ज कर दो। तो क्या होगा सर, ऊपर वाले स्फीयर और नीचे वाले स्फीयर पे फोर्स लगेगा रिपल्शन का, और वो रिपल्शन का फोर्स mg को बैलेंस कर सकता है। ठीक है? तो अब इसके लिए क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that must be taken out from B so that B remains at rest। समझे? क्वेश्चन क्लियर है सबको? अच्छा, हमें इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना पड़ेगा, कौन बताएगा मुझे? Why I should take electron from B? पॉजिटिव चार्ज देने के लिए। वेरी गुड, ऊपर वाले को हमें पॉजिटिव चार्ज करना पड़ेगा तभी ए स्फीयर विल रिपेल बी स्फीयर, और जब ए स्फीयर बी स्फीयर को रिपेल करेगा तभी रिपल्शन का फोर्स अपवर्ड लगेगा और mg का फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, तभी ये दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो अब देखो, सिंपल सा पॉइंट है बेटा कि आपको कुछ नहीं करना। इस बी स्फीयर को आपको पता है कि बी स्फीयर पे नीचे mg लग रहा है, ए स्फीयर पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना है और इसके लिए हमें ए स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज करना पड़ेगा, और जब भी हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इट विल गेट पॉजिटिवली चार्ज, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इट विल बिकम निगेटिवली चार्ज। तो पॉइंट बहुत ऑब्वियस है बेटा कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg। ठीक है? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में? तो ऑब्वियसली बिटवीन ए एंड बी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई क्यू डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर -3 का होल स्क्वायर। बिकॉज द डिस्टेंस इज इन मिलीमीटर तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। mg की वैल्यू कितनी है बेटा? तो मास है 0.2 ग्राम, तो इसको 0.2 इंटू 10 टू द पावर 3 कर दो, क्योंकि यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम। और इसको फिर से कितने से मल्टीप्लाई कर लो? 10 से। 10 क्या चीज है यहाँ पर? g की वैल्यू। पहले ये बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप? यस सर। सबको? हमें चार्ज निकालना है या हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है? इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालें? हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ये जो आएगा ये तो चार्ज की वैल्यू आएगी, तो चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? वो Q इक्वल्स टू N चार्ज। अरे वाह, वेरी गुड। तो Q को हम फर्दर फाइनली NE लिख देंगे। तो पहले यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बताते।
कर लिया आप लोगों ने नोट यहां तक? पहले यहां तक नोट कर लीजिए, फिर फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। हो गया बच्चे? यस सर। एक ही बच्चे की आवाज आई। देवांशी, अनुष्का, मुझे नहीं पता यस सर, किसने हो बोला है। गया। हो गया। तो चलो इसको फर्दर मैं आगे बात करता हूँ इस पे कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस द ग्रेविटी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब चलो इसको सॉल्व करें। तो 9 इंटू 4 विल बिकम इक्वल टू 36। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -6 विल बिकम इक्वल टू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय क्यू डिवाइडेड बाय, नीचे देखो इसको, ये है 20 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -2। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 टू द पावर 4, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही हो तो। इसको फर्दर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई क्यू डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 10 टू द पावर -4 is equal to 0.2 multiplied by 10 to the power 4, राइट। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q की वैल्यू आ जाएगी 0.2 इंटू 10 टू द पावर 4। ये वाला टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 36 इंटू 10 टू द पावर 3। आप यहां देखिए 10 टू पावर -4 10 टू पावर 4 कैंसिल हो गया। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 0.8 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10 टू द पावर -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q। ये तो सर Q की वैल्यू है। आपको निकालना क्या था? तो आपको निकालना है सर चार्ज की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। अब हमें पता है कि Q को मैं NE लिख सकता हूं। तो चलो सर Q को NE लिख दें। तो N इंटू E इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10 टू द पावर -3। तो n को हम लिख सकते हैं 0.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आए उससे फाइनल आंसर होगा। इज इट डन? किसी को कोई इशू? हेलो, यस सर। सबको समझ आ गई बात? मैं आगे के क्वेश्चन पे जा सकता हूं, देख लो। ओके, टिशा ने सॉल्व करके बता दिया। ठीक है टिशा, चलिए मैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी स्क्रीन सबको दिख रही है ना? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर दो स्फीयर्स हैं, ध्यान से देखना। ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो देखते हैं। ये आपके दो स्फीयर्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दो स्फीयर हैं एंड दो स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ। ये जो दोनों स्फीयर्स हैं वो दोनों कनेक्टेड हैं बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ सेम लेंथ। और यहाँ पर मैंने इसको हैंग कर रखा है फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ कॉमन
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसका मास m, इसका भी मास m, इस पे चार्ज q, इस पे भी चार्ज q, इन दोनों स्फीयर का मास भी सेम है, चार्ज भी सेम। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बेटा इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में, पहले तो मुझे ये बताइए, कौन बताएगा मुझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? हु विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? किसी को कोई आइडिया? चलो, कोई आइडिया नहीं, मैं बताता हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब बेटे, नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स अगर बॉडी पे जीरो है तो देन बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। क्या मतलब? अगर मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, इस पे आपने इधर से कोई फोर्स लगा दिया, इधर से भी फोर्स लगा दिया, और दोनों एफ है, तो ये एफ और एफ एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा। तो नेट फोर्स इस बॉडी पे कितना होगा? तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू जीरो। तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि बॉडी आपकी कैसे है बेटा? तो बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि दो बॉडी रेस्ट में होगी या बॉडी मोशन में होगी, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बॉडी कैन बी आइदर एट रेस्ट और इट कैन बी मूविंग। पॉइंट बस इतना है कि जो नेट फोर्स बॉडी पे लग रहा है दैट शुड बी इक्वल या दैट शुड बी बैलेंस्ड, या आप ये कह सकते हो कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। एज लॉन्ग एज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, आप कहेंगे कि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है। अगर नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज नॉन जीरो तो फिर आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब समझ आया है? प्लीज बताओ। यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लें आप लोग। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखेंगे कि इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम strings makes angle theta with the vertical. Find distance between two spheres. दोनों स्फेयर के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि इक्विलिब्रियम में द स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। आपको बताना है कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं अगर वो थीटा बना रहे हैं एंगल विद द वर्टिकल, तो आपको बताना है कि इन दोनों स्फेयर के बीच का सेपरेशन, मान लो इफ दिस सेपरेशन इज x, तो आपको बताना है कि व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आपको x कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा। यू हैव टू फाइंड आउट दैट। नोट कर लेना तो मुझे बताना। सडन। अब बात समझिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब है सर नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी जीरो। तो सबसे पहला पॉइंट कि व्हाट आर द फोर्सेस। अच्छा, नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी जीरो और दोनों स्फेयर हैं, बोथ द स्फेयर्स आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि स्फेयर ए भी इक्विलिब्रियम में, स्फेयर बी भी इक्विलिब्रियम में, तो दोनों की कंडीशन तो सेम ही होगी ना बेटा। इक्विलिब्रियम के ही दोनों की कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वुड बी सेम। तो हम किसी भी एक बॉडी के इक्विलिब्रियम को ऑब्जर्व कर लें, वैसे ही कंडीशन दूसरे बॉडी की भी होगी। तो अब मुझे कौन बताएगा, कौन बताएगा नहीं, मैं नाम बोलूंगा। मुझे बताओ अनुष्का, मुझे बताओ कि किसी भी स्फेयर को, चलो मैं मान लेता हूं इस स्फेयर की मैं बात कर रहा हूं, व्हाट आर द फोर्सेस दैट वुड बी एक्टिंग ऑन दिस स्फेयर। क्या क्या फोर्स आपको समझ में आ रहा है कि इस पे लगेगा? व्हाट आर दोस फोर्सेस दैट विल बी एक्टिंग? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्यारा बच्चा भाई। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगेगा विदाउट एनी डाउट। टिशा, व्हाट इज द नेक्स्ट फोर्स व्हिच वुड बी एक्टिंग ऑन दिस स्फेयर? कौन सा और दूसरा फोर्स होगा बेटे? सर mg। अरे वाह, प्यारा बच्चा। Devanshi, if you can hear me, can you tell me what is the another force which is acting on this sphere other than electrostatic and mg? mg और electrostatic के अलावा what is the next force which is acting on this sphere? No response. That would be tension ना? ये string है, तो क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि whenever there is a string there will be a tension। तो यहां पर एक और फोर्स लगेगा, that would be the tension that will be acting in the string।
अच्छा, अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि इस टेंशन को मैं रिजॉल्व कर सकता हूं, और अभी तक तो रिजोल्यूशन सबको याद होगा। इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? व्हाट वुड बी द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन? ये वाला कंपोनेंट, ये व्हाट विल बी दिस वैल्यू? टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? ये टी कॉस थीटा होगा और ये टी साइन थीटा होगा, ठीक है। जिसके साथ बनता है एंगल उस पर कॉस, जिसके साथ नहीं बनता है उस पर साइन। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जिसके साथ बनता है एंगल उस पर कॉस और जिसके साथ नहीं बनता है उस पर साइन। अब मुझे एक बात बताइए कि इस पूरे स्फीयर पे नेट फोर्स 0 है। तो अगर इस पूरे स्फीयर पे नेट फोर्स 0 है तो एक बात तो ऑब्वियस है सर, कि ये जो वर्टिकल वाला फोर्स है ये एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तभी वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। एंड सिमिलरली ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं दे शुड आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, तभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस 0 हो सकते हैं। इसका मतलब सर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। टेल मी यस और नो, वेयर के क्यू कहां से आया सर? ये स्फीयर और ये स्फीयर दोनों पे चार्जेस आर क्यू, और दोनों का सेपरेशन मैंने अभी एक्स माना है और उसी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। टेल मी यस और नो। यस सर। तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, टी कॉस थीटा किसके इक्वल है बेटा? mg। वेरी गुड। तो टी कॉस थीटा को mg से इक्वेट कर दीजिए, तो टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg। तो सर आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था x की वैल्यू। तो यहां पर सबसे अच्छा काम यह है कि डिवाइड कर दो, आप डिवाइड 1/2। अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे मतलब आप लिखेंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे आप लेफ्ट साइड में टी कॉस थीटा से और राइट साइड में आप डिवाइड करेंगे mg से। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज नोट इट डाउन टिल हियर एंड देन आई राइट द फाइनल आंसर। यहां तक आप लोग नोट करिए, और अगर कोई इशू है तो प्लीज पूछिए। प्लीज डोंट हेजिटेट इन आस्किंग एनीथिंग। सर डन। वेरी गुड। तो बेटे मेरे t से t विल कैंसिल आउट। हु विल टेल मी व्हाट इज t sin थीटा बाय cos थीटा? tan थीटा। वेरी गुड। तो tan थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू kq स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कैन बी रिटन एज इक्वल टू kq स्क्वायर अपॉन mg टाइम्स ऑफ tan थीटा। तो फाइनली x विल बी इक्वल टू व्हाट? x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ kq स्क्वायर अपॉन mg tan थीटा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। This is the value of distance between the two spheres in the case of equilibrium. मतलब दो स्फीयर का इक्विलिब्रियम में जो डिस्टेंस आएगा that would be equal to kq square upon mg tan theta. Then is it done बेटे? यस सर। यस सर। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। आई होप सो।
कि सर यहाँ पर आपके दो स्फीयर्स हैं, दे वर सपोज टू बी इन इक्विलिब्रियम, और आपसे बोला गया कि इक्विलिब्रियम में वर्टिकल के साथ जो एंगल बना रहा है स्ट्रिंग वो थीटा है, मतलब द एंगल दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द वर्टिकल इज थीटा इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो आपसे ये पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स व्हेन द स्फीयर्स आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू डू। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों स्फीयर, किसी भी एक स्फीयर को हमने कंसीडर कर लिया और उस पर हमने फोर्सेस देखे कि व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट स्फीयर। और हमें एक बात पता है कि इक्विलिब्रियम में फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड। इसका मतलब horizontal force should be balanced by another horizontal force and vertical force should be balanced by another vertical force। और जब हमने forces को balance किया तो finally we have got the value of x, that means the distance between the two spheres। okay, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि this is how we will proceed with these kind of questions। ठीक है, अब हम ये तो हमने कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म देखा था इन द लास्ट क्लास। अब इससे हम एक और स्टेप ऊपर जा रहे हैं और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले इसको हम समझेंगे, सीखेंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो पहले तो बेसिक बात समझो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है। तो बेसिकली बेटा सुपरपोजिशन का बेसिक मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। ऐसा मुझे नहीं पता कि आपको क्लास 11th याद भी है या नहीं। चलो क्लास 11th की मैं बात ही नहीं करता हूं, छोड़ो, याद हो या ना हो। देखो बेटा, सुपरपोजिशन वर्ड जब भी आ जाए ना, इसका मतलब होता है सम करना है, मतलब ऐड करना है। और ऐड करना है तो क्वांटिटी, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो एडिशन कैसा होगा, अलजेब्रिक। और अगर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एडिशन कैसा होगा, वेक्टर एडिशन होगा, या वेक्टर कैलकुलेशन होगा। क्या मतलब सर, क्या बोले, कुछ भी नहीं समझ आया। चलो देखते हैं। बेटा मैंने आपसे बोला कि यहां पर कोई एक चार्ज है Q1, यहां पर कोई दूसरा चार्ज है, लेट दैट बी Q2, यहां पर कोई तीसरा चार्ज है Q3, और एक कोई चार्ज हमने ले लिया ये Q। क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे इस चार्ज पे नेट फोर्स देखना है, दैट इज ऑन कैपिटल Q, तो एक बात तो ऑब्वियस है कि ऑन दिस चार्ज बाकी जो सारे चार्जेस हैं वो फोर्स लगा रहे होंगे, वेदर इट बी Q1, वेदर इट बी Q2, वेदर इट बी Q3, वो सारे के सारे इस पे फोर्स लगा रहे होंगे। Am I right? Yes, sir. मतलब Q1 भी इस पे फोर्स लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा। आपके मन में ये आ सकता है कि सर Q फिर इन सब पे फोर्स नहीं लगाएगा, Q भी लगाएगा, बट अभी हमें किससे मतलब है, अभी हमें इस बात से मतलब है कि Q पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कैपिटल Q, हमें इससे मतलब है। वो बदले में किस पे क्या लगाएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मान लो फॉर इंस्टेंस मैं सारे चार्जेस पॉजिटिव ले रहा हूं, मान लो ऐसा, तो आप एक बात कह सकते हो कि ये जो Q1 है दैट विल रिपेल दिस Q, और इस फोर्स को हम लिख सकते हैं मान लो F1। अच्छा, अब इस तरह से सोचिए कि इस Q2 को अगर हम देखें तो ये जो Q2 इस पे फोर्स लगा रहा होगा, मान लो ये भी रिपल्सिव है। ठीक है, मैंने सारे चार्जेस आसानी के लिए आई हैव टेकन ऑल द चार्जेस टू बी पॉजिटिव। इसी तरह से बेटा Q3 भी इस पे रिपल्शन का फोर्स लगा रहा होगा, एंड दैट इज फोर्स F3, ये भी इस पे रिपल्शन का फोर्स लगा रहा होगा। अब मुझे बताइए कि एट अ टाइम इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस कैपिटल Q। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर देयर आर 3 फोर्सेस। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि व्हाट वुड बी द नेट फोर्स ऑन दिस कैपिटल Q, तो क्या होगा, कैसे सोचोगे, सोच के बताओ मुझे। फॉरगेट अबाउट के प्रिंसिपल, आप मुझे सिर्फ लॉजिकली बताओ कि अगर इस चार्ज पे देयर इज मोर देन वन फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज, तो व्हाट वुड बी द नेट फोर्स ऑन इट। F1 plus F2 plus F3. वेरी गुड मेरे लाल। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा कि अगर एक से ज्यादा फोर्स है, इफ देयर इज मोर देन वन फोर्स, तो हमें जब नेट फोर्स निकालना होगा तो वी विल हैव टू टेक द वेक्टर सम। भाई सिंपल सी बात है, अगर एक है तो एक रहेगा, दो है तो दोनों ऐड होंगे, तीन है तो तीनों ऐड होंगे, चार है तो चारों ऐड होंगे। तो इसका मतलब है कि ईच एंड एवरी वन विल बी एडेड। तो मतलब क्या हुआ सर, मतलब इसका बहुत सिंपल सा है कि नेट फोर्स अगर हमें निकालना हो तो हम लिखेंगे वेक्टर सम। व्हाई आर यू टेकिंग द वेक्टर सम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मतलब सर इफ देयर वुड हैव बीन मोर चार्जेस देयर वुड हैव बीन मोर फोर्सेस। अगर और चार्ज होता तो और फोर्स होता, अगर और चार्ज है और फोर्स है, तो भाई हमें करना कुछ नहीं है, हमें सारे फोर्सेस देखने इंडिविजुअली और सबका क्या कर देना है, वेक्टर सम। अब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं,
एक्चुअली में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर आप किसी भी एक गिवन चार्ज पे नेट फोर्स निकालना चाहते हो, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है कि दैट नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस will be equal to the vector sum of all the forces due to individual charges। पता नहीं सर क्या बोले, मतलब किसी भी गिवन चार्ज पे जो नेट फोर्स होगा वो बाकी सारे चार्जेस के फोर्स का वेक्टर सम होगा। मतलब कैपिटल क्यू पे जो नेट फोर्स है वो Q1 का फोर्स, Q2 का फोर्स और Q3 फोर्स तीनों के वेक्टर सम के बराबर है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो। तो इसमें बस कुछ नहीं करना है, हमें वेक्टर सम लेना है, मतलब फोर्सेस देखना है और वेक्टर सम लेना है। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं और फिर उसके बाद फिर मैं इसको रिपीट करूंगा मेथड वाइज कि आपको कैसे स्टेप वाइज कैलकुलेशन करनी होगी। तो पहले मैं इस प्रिंसिपल का मतलब क्या वो लिख देता हूं। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट net electrostatic force on a given charge due to other charges will be equal to the vector sum of individual forces due to individual charges। मतलब इन सब का क्या होएगा, वेक्टर सम होगा। किसका? इंडिविजुअल चार्जेस का जो फोर्स लग रहा है उन सब का वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो सुपरपोजिशन का बेसिक मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स निकालना चाहते हो बाय अदर चार्जेस, तो आपको करना कुछ नहीं है, यू फाइंड आउट द फोर्स एंड यू टेक द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, दैट विल गिव यू द नेट फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज। दिस इज द मीनिंग ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब साथ साथ मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि बेटा तरीका क्या होगा, मेथड क्या होगा। मेथड ये है कि सबसे पहला स्टेप, जिस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है ड्यू टू अदर चार्जेस, सबसे पहला स्टेप तो ये कर लो कि चेक द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द गिवन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज। पहला स्टेप क्या करो, चेक या ड्रॉ कर लो, या इसको चेक ना कह के मैं ड्रॉ कह देता हूं कि ड्रॉ। अच्छा, ये कोई लॉ नहीं है जो मैं लिख रहा हूं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये स्टेप आपको करना है। ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस on the given charge due to other charges। पहला स्टेप तो यही है, ड्यू टू अदर चार्जेस। पहले तो आप सीधा सीधा एक काम कर लो कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स देख लो कि वेदर द फोर्स इज रिपल्सिव और वेदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव। अगर रिपल्सिव है तो रिपल्सिव की डायरेक्शन ड्रॉ कर दो, अगर अट्रैक्टिव है तो अट्रैक्टिव का डायरेक्शन ड्रॉ कर दो। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू इन द फर्स्ट प्लेस। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद पॉइंट नंबर सेकंड, अप्लाई कूलम्स लॉ फॉर इंडिविजुअल पेयर ऑफ चार्ज। मतलब अब क्या करेंगे, पहला स्टेप तो हमने फोर्स की डायरेक्शन देख ली कि इंडिविजुअल चार्जेस के फोर्स की डायरेक्शन क्या है, वेदर अट्रैक्शन की डायरेक्शन है या रिपल्शन का है, वो चेक कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू फाइंड दैट इंडिविजुअल फोर्सेस। ठीक है, एंड द लास्ट एंड द थर्ड स्टेप इज, फाइनली आपने क्या करना है, फाइनली टेक द वेक्टर सम ऑफ all the forces on the given charge। फाइनली आपने क्या करना है कि गिवन चार्ज पे जो जो फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का आपने वेक्टर सम ले लेना है यूजिंग द फॉर्मूला फॉर वेक्टर एडिशन। अब वो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला डायरेक्टली भी यूज हो सकता है, या अगर रिजोल्यूशन करके आपको ऐड करना है तो रिजोल्यूशन करके ऐड कर लो, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन। बट द थर्ड पॉइंट इज कि यू हैव टू टेक द वेक्टर सम, मतलब वेक्टोरियली आप फोर्सेस को ऐड करेंगे, अलजेब्रिकली नहीं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है,
पहली बात, किस चार्ज की हम बात कर रहे हैं, उस चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन ऑब्जर्व कर लो ड्यू टू अदर चार्जेस। उसके बाद कूलम्स लॉ अप्लाई कर करके आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। अब फिर जो भी फोर्सेस आए उनका हम वेक्टर सम ले लेंगे, ठीक है। एंड आई नो कि यू नाउ नो हाउ टू टेक द वेक्टर सम। पहले ये बताओ, ये सबको समझ आ गई ये बात? कैन वी स्टार्ट अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल टू द डिफरेंट सिस्टम? इज इट क्लियर टू ऑल? पहले ये थ्योरेटिकली ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अगर आपको पहले ये थ्योरेटिकली क्लियर है तो आई एम इरेजिंग दिस एंड नाउ आई विल टेल यू हाउ टू अप्लाई। ये मैंने अभी आपको थ्योरेटिकल पॉइंट्स बता दिए हैं खुद से बना के। अब मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में ये बात समझाता हूं कि आपको कैसे सोचना है, हाउ टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। तो देखिए सर, सबसे पहली बात, हम एक सबसे सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, जो सबसे सिंपल पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है वो ले रहे हैं। और वो सिंपल पॉसिबल क्वेश्चन क्या है, इस बात को देखिए। सर मान लो कि आपको ये एक लाइन दी हुई है और इस पे आपसे बोला गया कि देयर आर चार्जेस एट डिफरेंट पॉइंट्स, यहाँ 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 तक। बात समझना, पहला चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है वेयर x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर जो चार्ज है दैट इज ऑफ 1 कूलम। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 1 मीटर पे वी हैव प्लेस्ड अ चार्ज ऑफ अगेन 1 कूलम। x is equal to 2 meter पे I have kept a charge of 8 coulomb. x is equal to 3 meter पे I have kept a charge of 27 coulomb. x is equal to 4 meter पे I have placed again a charge of 64 coulomb and so on till x is equal to 10 meter I have placed a charge of 1000 coulomb. अच्छा, ये दूसरे किसी बैच में मैंने ये क्वेश्चन करवाया तो बच्चे को ऐसा लगा कि सर 4 पे चार्ज है, उसके बाद कहीं कोई चार्ज नहीं है और फिर 10 पे चार्ज है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो 4 के बाद भी चार्ज है, x इज इक्वल टू 5 पे भी चार्ज होगा, x इज इक्वल टू 6 पे भी चार्ज है, x इज इक्वल टू 7 पे भी है, x इज इक्वल टू 8 भी है, और इसी पैटर्न से रखा हुआ है चार्ज। तो मैंने उसको ना लिख के सिंपली डॉट 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 बना दिया। यहाँ पर देखो ये डॉट 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 जैसी लाइन बना दी है मैंने। इसका मतलब है कि द सेम पैटर्न विल कंटिन्यू टिल x इज इक्वल टू 10 मीटर, और 10 मीटर पे चार्ज आपने कितना रखा है, तो एट 10 मीटर यू हैव प्लेस्ड अ चार्ज ऑफ 1000 कूलम। नहीं आया? सर आ गया। यहां तक क्लैरिटी है? बेटा एक बात बताओ, 4 के बाद चार्ज नहीं है या 4 के बाद भी चार्ज है? है। मैंने बस बार बार लिखना पड़ता तो इसलिए मैंने नहीं लिखा है, बट है 4 के बाद। अब क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ F net on 1 coulomb placed at x is equal to 0। मतलब जो ऑरिजिन पे रखा हुआ चार्ज है उस पे आपको नेट फोर्स बताना है। यू हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज विच इज केप्ट एट द ऑरिजिन। ऑरिजिन पे जो चार्ज रखा है बेटा उस पे आपको नेट फोर्स बताना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया। प्लीज नोट करो क्वेश्चन, मिल के सॉल्व करेंगे, मिल के समझेंगे इसको, और उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। तो पहले इसको प्लीज नोट कर लीजिए ताकि मैं इसको सॉल्व करवा सकूं। Is it done? Noted? ठीक है, सबने नोट कर लिया? Can I erase? यस सर। वेरी गुड। तो आप देखो मिल के करते हैं ना, जो आपको लॉजिक समझाया था मैंने वो अप्लाई करते हैं। तो सर हमें इस वाले चार्ज पे फोर्स निकालना है। द पॉइंट इज कि वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन द चार्ज व्हिच इज केप्ट एट द ऑरिजिन। अब मुझे एक बात बताओ, सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, ऑल द चार्जेस, आइदर इट बी एट द ऑरिजिन और जो बाकी और चार्जेस हैं व्हिच इज प्लेस्ड एट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स 1 मीटर 2 मीटर्स, ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव, और मुझे फोर्स इस पे निकालना है भाई। तो ये जो चार्जेस हैं, ये चाहे ये 1 कूलम हो या 8 कूलम, मुझे एक बात बताओ, ये इस वाले चार्ज पे विच इज केप्ट एट x इज इक्वल टू 0 कैसा फोर्स लगा रहे होंगे? रिपल्सिव का या अट्रैक्टिव फोर्स? रिपल्सिव। रिपल्सिव फोर्स मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन।
not only this 1 coulomb but all of the other charges would be repelling this 1 coulomb kept at the origin. किधर, left या right? लेफ्ट को। भाई सब सारे चार्जेस इस 1 कूलम को रिपेल करेंगे और ये सारे चार्जेस इस 1 कूलम को रिपेल करेंगे, तो किस डायरेक्शन में करेंगे, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? लेफ्ट। लेफ्ट ऑब्वियसली, बाकी की आवाज नहीं आई इसलिए मैं रुक गया था। भाई अगर मैं इधर खड़ा हूं और कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा है और मैं इसको रिपेल कर रहा हूं, मतलब धक्का दे रहा हूं, ऐसा समझो, तो मैं इसको पुश करूंगा तो इस डायरेक्शन में पुश करूंगा ना, पुश करने का तो यही मतलब है। और अगर मैं इधर इधर फोर्स लगा दूं तो इसका मतलब होता है पुल करना। तो देखो ये वाला चार्ज 1 कूलम वाला विच इज केप्ट एट द ऑरिजिन, और ये दूसरा चार्ज है विच इज केप्ट एट x इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो किधर रिपेल करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली फिर से मैं दिखाता हूं, x इज इक्वल टू 0 पे जो 1 कूलम है और ये जो x इज इक्वल टू 2 मीटर पे सर हमारा 8 कूलम है, ये भी इसको क्या करेगा, इट विल ऑल्सो रिपेल, बिकॉज ये वाला जो ओरिजिन वाला चार्ज है बाकी चार्जेस उसके राइट साइड पे हैं, तो बाकी चार्जेस ओरिजिन वाले चार्ज को किधर रिपेल करेंगे, ऑब्वियसली टुवर्ड्स लेफ्ट। सबको क्लियर है? प्लीज एक बार बोल दो। यस यस सर। ठीक है, एक बात तो बहुत अच्छी है सर यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि ऑल द फोर्सेस आर टुवर्ड्स लेफ्ट, इसका मतलब ऑल द फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है बेटे मैं ये कह सकता हूं चाहे वो फोर्स F1 हो, फोर्स F2 हो, फोर्स F3 हो, ऑल ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन। और आपने एक चीज पढ़ा है कि व्हेनेवर द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन उसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, है ना। फॉर दैट यू डोंट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो सिंपली ऐड कर सकते हैं, और वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सिंपली हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहला स्टेप तो हमें पता चल गया कि ऑल ऑफ देम आर रिपेलिंग दिस चार्ज टुवर्ड्स लेफ्ट। अब दूसरा स्टेप कौन बताएगा, व्हाट शुड वी डू? क्या करूं, व्हाट इज द नेक्स्ट टू डू? बेटा सब चुप हो गए। नेक्स्ट स्टेप, सर कूलम्स लॉ। हाँ ऑब्वियसली कूलम्स लॉ लगाते हैं, कूलम्स लॉ लगाते हैं। आप लोग चुप हो गए आज। मायत्री, बच्चे, मेरे लाल, मायत्री नहीं सुन पा रही है शायद। टीशा, यस सर। बेटा मुझे चलो कूलम्स लॉ लिखवा दो। तो कूलम्स लॉ लिखते हैं, पहले इन दोनों के बीच का क्या लिखें बताओ बेटा। F1 कह देते हैं इस फोर्स को, हाउ टू राइट? सर के वेरी गुड, into 1 divided by distance. What is the distance between these two One. charges? 1 Obviously, मीटर। very good, 1। तो इसका मतलब F1 को I can write it as K। ठीक है, ये एक फोर्स आ गया, है ना। आगे चलते हैं, अभी किसने बताया था मुझे? टीशा ने बताया था। अनुष्का, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू राइट द नेक्स्ट वन? ये वाला फोर्स मैं लिखना चाह रहा हूँ, 8 कूलम का फोर्स। व्हाट वुड बी द फोर्स ऑफ 8 कूलम ऑन दिस 1 कूलम, इन दोनों के बीच? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज बेटा हमें नेट फोर्स 1 पे चाहिए ना, तो हम सबका फोर्स 1 पे लिखेंगे। बताइए सर के into 1 वेरी गुड, into 8 बहुत बढ़िया, upon 2 square। वेरी गुड, 2 स्क्वायर, क्योंकि उसका कोऑर्डिनेट 2 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2 है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो इवन आई कैन राइट दिस एज F2 इज इक्वल टू 2K, बिकॉज ये 8 है, नीचे 4 है, तो 4 2 8, तो ये 2K हो जाएगा। ऐसे ही और चलते हैं, तो F3 अब मैं लिख देता हूं K into 1 into थर्ड चार्ज इज 27 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर्ड। तो ये F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F3 की वैल्यू हो जाएगी 3K। बहुत बढ़िया। तो बेटा यही पैटर्न अगर आप देखो तो आगे तक चलेगा, एंड फाइनली मैं 10th फोर्स को मैं 10K लिख सकता हूं या नहीं? आई होप मेरी बात समझ आई हो। अब बिकॉज ऑल ऑफ दीज फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन, तो मैं नेट फोर्स को क्या लिख सकता हूं? नेट फोर्स में देखो ये भी K
इसमें भी के, इसमें भी के, तो सब में के कॉमन ले लूं तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3, और ऐसे ही ये जाएगा कहां तक, अप टू 10 तक। पता नहीं सर, समझ नहीं आया। आ गया आ आ गया। गया सर। तो ये के मुझे कौन बताएगा, मेरा कौन प्यारा सा बच्चा है जो मुझे ये बताए कि भाई क्या आएगा ये सम, 1 प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ 2 4 5 6 कहां तक जाना है 10 तक। आप लोगों ने इतनी मैथमेटिक्स हर बच्चे ने पढ़ी है क्योंकि क्लास 10th हर बच्चे ने पास किया। क्लास 10th में आप लोगों को एक चीज पढ़ाया गया होगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। नहीं याद आ रहा आ रहा है ना सर, क्यों पुरानी बातें छेड़ते रहते हो। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि अगर बाद वाले नंबर और पहले वाले नंबर के बीच का डिफरेंस सेम आए, बार बार सेम आए, तो उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। मतलब देखो 2 और 1 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1, फिर 3 और 2 इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1। वैसे ही अगर मैं आगे लिख देता 4, तो 4 और 3 उसके बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसको हम एपी के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा कि सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एपी, इसका एक फॉर्मूला है कि अगर इन नंबर ऑफ टर्म्स हो और वो सारे के सारे एपी में हो, तो इसका एक फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एपी। कितने टर्म्स, इन टर्म्स। अब मुझे ये कौन बताएगा कि 1 से लेकर मैं 10 तक कितने टर्म्स हुए। 10 है। हाँ बेटा बताइए, फ्रॉम 1 to 10 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, शर्माएंगे। 10, बिल्कुल सही बात। तो n की वैल्यू हो गई 10, उसके बाद n प्लस 1 करना है, मतलब 10 प्लस 1 करना है, डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व 55। करो, हाँ आंसर आएगा 55 के। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट फॉर द नेट फोर्स। और आपने ये सारे फोर्सेस को सिंपली ऐड क्यों कर दिया, बिकॉज ये सारे फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज व्हाई दे आर सिंपली एडेड। अगर ये सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में नहीं होते तो फिर हम वेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड सो ऑन। बट यहां पर ये सारे फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन, तो हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव एडेड दिस सिंपली। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ गई हो। सर एक बार रिपीट कर देंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो। अब देखिए, नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी उस बात पे भी आऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस आर नॉट सेम, मतलब अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं हो। यहां तक नोट कर लिया आप लोगों ने, मैं आगे की चीज बता देता हूं जो आपने पूछा है, पहले यहां तक नोट कर लो। कर लिया नोट सर। कर लिया। अब देखो, मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो बेटा कि अगर एक फोर्स ऐसे होता और दूसरा फोर्स ऐसे होता, ये F1 होता, ये F2 होता, सच दैट दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो क्या आप सिंपली ऐसे लिख देते F1 प्लस ऑफ F2? नहीं सर। नहीं सर, ऑब्वियसली यू कैन नॉट राइट दैट, है ना। ये फैसिलिटी आपके पास कब है, F1 प्लस F2 लिखने की फैसिलिटी आपके पास कब है, जब ये F1 और F2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो। F1 जिधर है उसी डायरेक्शन में F2 हो, तो ये फैसिलिटी आपके पास, F1 प्लस F2 लिख लीजिए। हाँ, अगर ऐसा हो कि F1 इधर हो और F2 जस्ट उसके ऑपोजिट हो, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं F1 माइनस ऑफ F2। इसका मतलब, इसको दूसरे वे में मैं ये कह सकता हूं कि इफ द टू वेक्टर्स आर ऑन द सेम लाइन, या दो वेक्टर हो या दो से ज्यादा वेक्टर हो, इफ दे आर ऑन द सेम लाइन, तो आइदर दे कैन बी एडेड सिंपली और दे कैन बी सबट्रैक्टेड सिंपली डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन। मतलब अगर एक ही लाइन पे बहुत सारे वेक्टर्स हैं, बहुत सारे, और सबकी डायरेक्शन सेम है, तो इनको हम सिंपली ऐड करके लिख सकते हैं। क्लियर। बट अगर एक ही लाइन पे नहीं है, ये एक इधर है, एक इधर है, कोई इधर है, तो इसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सर तो इसको सर रिजॉल्व, हेलो सर इसको हाँ। रिजॉल्व करेंगे ना फिर? बिल्कुल, एक तरीका ये हो सकता है कि रिजॉल्व करके आप सॉल्व करें, और वैसे अभी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, डोंट वरी, तो वहां भी समझ आ जाएगा आपको। बट अगर मान लो बेटा सिर्फ दो ही वेक्टर्स है, तो रिजॉल्व करके सॉल्व करो, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर इफ यू हैव मोर देन 2 वेक्टर्स, तब तो 100% आप रिजॉल्व करो और फिर ऐड करो। नहीं समझे?
जैसे आगे? मैं एक क्वेश्चन और लेते हैं आज, है ना, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। सर देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको सारी लॉजिक क्लियर हो जाए। देखिएगा, ये एक लाइन बना दिया, ये एक बना दिया, ये एक बना दिया, ठीक है। और यहाँ देखिए, वी आर हैविंग चार्जेस। मान लो यहाँ पर मैंने एक चार्ज रख दिया, लेट दैट बी क्यू, और यहाँ पर भी एक चार्ज रख दिया, लेट दैट बी क्यू, और यहाँ पर एक चार्ज है, लेट दैट बी कैपिटल क्यू, ठीक है। और आप मान लो कि इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ द साइड लेंथ ऑफ एल ईच। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू, ठीक है। चलो मिल के करते हैं। कौन कौन बता रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट शुड आई डू? What should I do first of all? What I'm supposed to do first? डायरेक्शन सर, डायरेक्शन डायरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये वाला जो चार्ज है वो भी इस पे फोर्स लगाएगा और इसके डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस। लेट मी कॉल दिस एज F1। और ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, दैट वुड बी द फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड दैट वुड बी इक्वल टू F2। क्लियर हो गई बात? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। पहला काम हमने कर दिया। अब आपको खुद ही यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि F1 और F2 आर दे इन द सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन? डिफरेंट? डिफरेंट। तो क्या बेटा मैं सिंपली इसका आंसर F1 प्लस F2 लिख सकता हूं? नहीं सर। नहीं सर, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप, इससे पहले कि मैं वेक्टर सम लगाऊं, दूसरा स्टेप, इस फोर्सेस की वैल्यू लिख लेते हैं यूजिंग द कूलम्स लॉ। तो मैं ये कह सकता हूं K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, और F2 की वैल्यू भी कितनी होगी? तो दैट विल आल्सो बी सेम, Q अपॉन L स्क्वायर। इसका मतलब एक बात तो ऑब्वियस है, F1 इज इक्वल टू F2, मान लो इसको F। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए नेट फोर्स लिखते हैं। अब मुझे पहले तो ये बताइए, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है सर 60। वेरी गुड। तो ये 60 डिग्री हो गया। तो क्या लिखोगे आप? F स्क्वायर प्लस ऑफ F स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ F इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। सर ये आपने ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज सर हमें मालूम है कि ये दोनों वेक्टर आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, दे आर डिफरेंट डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू अप्लाई द वेक्टर सम फॉर्मूला, एंड वेक्टर सम फॉर्मूला ये कहता है कि जब भी कोई भी दो वेक्टर कुछ भी एंगल हो उनके बीच में, तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर a और b दोनों इक्वल हैं, तो दैट इज वाई मैंने दोनों को f मान लिया है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? f स्क्वायर प्लस ऑफ f स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ f स्क्वायर cos 60 इज इक्वल टू 1/2। तो 2 and 2 will cancel out, so this will become equal to under root of 3f square, so this can be written as equal to under root 3f। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3, और f की वैल्यू क्या है बेटा? तो f की वैल्यू है Q अपॉन L स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? कि हमेशा हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते, हमेशा हमारा जो एडिशन होगा वो सिंपल सा एडिशन नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर सिंपली ऐड तभी होते हैं जब दे आर इन द सेम डायरेक्शन और दे आर अलोंग द सेम लाइन। बट अगर दे हैव डिफरेंट डायरेक्शंस तो फिर तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टू ऐड द वेक्टर्स। अग्रीड? यस सर। यस सर। वेरी गुड, नोट कर लो। साद अब्दुल नासिर। नोट कर लीजिए। कर लिया? यस सर। आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो बेटा आज यहीं तक, रेस्ट विल डिस्कस
रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू सर। मैत्री, मैंने सुपरपोजिशन के पहले दो क्वेश्चंस कराए थे विच वाज बेस्ड ऑन द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो उसको आप प्लीज अपने बैकअप वीडियो में देख लीजिएगा। और ठीक है, तो वो सुपरपोजिशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। इस पे वी विल कंटिन्यू सॉल्विंग क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर। अभी और भी क्वेश्चन होंगे इस पर, ठीक है। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।